हेलो बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड कर दिया था। ठीक है, आई होप आप सब लोग देख रहे होंगे उसको, है ना, और आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर कुछ डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिए कमेंट करके। तो इस चैप्टर में हम लोग यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले होता क्या है ना, इस चीज़ को समझते हैं यहाँ पर डिटेल में। उसके बाद हम आगे डिफिनेशंस और फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने जब चार्ज रेस्ट पे होता है ना, जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, इस चीज़ के बारे में देखा था। ठीक है, बट साथ में हम लोगों ने एक बात और ऑब्जर्व किया था कि अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दैट इज़ हाई पोटेंशियल। और अगर एक नेगेटिव चार्ज है तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव, दैट इज़ लो पोटेंशियल। ठीक है, फिर हम लोगों ने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। फिर जैसे ही इस फील्ड के रीजन में आप एक चार्ज पार्टिकल लेके आएंगे, ठीक है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा। तो ये चार्ज पार्टिकल मूव करके कहाँ जाएगा, हाई से लो पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब चार्ज पार्टिकल मूव करके हाई से लो पर जाएगा तो इस चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से यहाँ पे एक अलग क्वांटिटी मिलता है हम लोग को, जिसको बोलते हैं हम लोग करंट, है ना। एक अलग क्वांटिटी मिलता है जिसको बोलते हैं हम लोग करंट, जो कि ये हो गया चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि चार्ज जब रेस्ट पे होगा तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज मिलेगा, सारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा। बट चार्ज जब मोशन में आएगा तो वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, करंट की वजह से क्या इफेक्ट मिलता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हम लोग को मेनली जो देखना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए आप लोग, है ना, कि यहाँ पे इसके मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, आप जैसे घर में आप वायर लेके आते खरीद के, तो वायर को जैसे आप लेके आते हैं और जब तक उसको आप कहीं से कनेक्शन नहीं देते हैं, क्या उसमें कोई करंट होता है, नहीं होता ना। तो इसमें होता क्या है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडम मोशन में इधर उधर मूव करते हैं जिगजैग पाथ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स जब रैंडम मोशन में मूव करते हैं तो इनमें कोई इलेक्ट्रिक करंट होता ही नहीं है। मान लो एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन कहीं इधर जा रहा है, एक कहीं इधर नीचे जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो रैंडम मोशन में होता है। ठीक है, कंडक्टर के अंदर। फिर जब इसी में हम लोग क्या होता है, बैटरी कनेक्ट करते हैं ना, पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन जाता है नेगेटिव टर्मिनल। एंड बताया अभी आपको मैंने कि पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट होगा हाई पोटेंशियल से और लो पोटेंशियल पर जाएगा। तो यहाँ पर अंदर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ठीक है, तो सारे इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में फोर्स लगता है। तो क्या होता है, अब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक सिंगल डायरेक्शन में, एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर जाता है। और जैसे ही चार्ज का मूव करना स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमें एक नया क्वांटिटी मिलता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हम इसको एकदम सीक्वेंस में अच्छे से सारा डेफिनेशन, सारा फॉर्मूला लिखते हुए चलते हैं, ताकि आप एक नोट्स भी बना सके प्रॉपर, और उसको याद कर रख सकें, और फॉर्मूला भी याद रख सकें और प्रैक्टिस कर सकें। करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इसमें सबसे पहला टर्म इलेक्ट्रिक करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, है ना। जैसे मान लीजिए अपने पास यहाँ पे क्रॉस सेक्शन हो गया, तो इस क्रॉस सेक्शन से चार्ज के फ्लो करने का जो रेट है ना, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट को आप स्मॉल आई या फिर कैपिटल आई से डिनोट कर सकते हैं, Q/T हो गया। ठीक है, इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब पर सेकेंड, क्योंकि चार्ज का यूनिट कूलम्ब होता है और टाइम का सेकेंड होता है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, कूलम्ब पर सेकेंड। एंड कूलम्ब पर सेकेंड को ही बोलते हैं हम लोग एम्पियर, है ना, कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग यहाँ पर एम्पियर बोलते हैं। एक मिनट, तो एम्पियर एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो एम्पियर जिसको ए से डिनोट करते हैं हम लोग। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है,
है ना, क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, मतलब जो ट्रायंगल लॉ होता है ना, ठीक है, उसको मतलब वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता है। हाँ, ये जरूर है कि हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पर कि करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है ना, तो करंट का डायरेक्शन जरूर है यहाँ पर हाई से लो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है करंट का डायरेक्शन, तो हाई से लो में जा रहा है ना, तो डायरेक्शन मिला अपने को। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो करता है, बिकॉज करंट को कभी आप नहीं देखे होंगे कि करंट लिखते हुए कि 2I कैप एम्पियर 3J कैप एम्पियर, तो ये आई कैप जे कैप कभी होता ही नहीं है ना, तो इसलिए क्या होता है, वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि जिस वायर में करंट फ्लो हो रहा है उस वायर को आप अपने घर में जब वायरिंग होता है तो अपने अकॉर्डिंग हम बेंड करते हैं, जहाँ पे जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसे अकॉर्डिंग हम उसको बेंड कर लेते हैं, ठीक है ना, तो इसलिए वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता, तो हम उसको बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर करंट दो टाइप का होगा, है ना, करंट दो टाइप का होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर करंट मैंने यहाँ पर एक अपने पास मैंने कंडक्टर लिया और इस कंडक्टर में मैंने करंट का फ्लो स्टार्ट किया, ठीक है, और टाइम हो रहा था 10:15 10:15, ठीक, और जैसे मैंने स्विच ऑन किया इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, यहाँ पे वायरिंग वगैरह होगा, ठीक है, ऐसे वायरिंग होगा, तो करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया। तो अब मैंने पूछा यहाँ पर कि ठीक है, जब 10:20 हुआ तो इतने टाइम में, मतलब ये 5 मिनट्स के इंटरवल में कितना करंट फ्लो हुआ। तो इस 5 मिनट के इंटरवल में हम क्या करेंगे, करंट देखने के लिए जो भी चार्ज होगा, है ना, जो भी चार्ज पास किया होगा उस चार्ज को देख लो कि कितना चार्ज पास किया और इस टाइम से डिवाइड कर दो। तो जो भी चार्ज पास किया है अगर उसको आप टाइम से डिवाइड कर दे रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पर एवरेज करंट, ठीक है, समझ में आया, ये एवरेज करंट हो गया। बट अब देखिए दूसरा एक और टाइप का करंट होता है, जैसे 10:16:30 हो गया, मतलब ये तो एक इंस्टेंट हो गया ना, एकदम एग्जैक्ट इंस्टेंट बोला जा रहा है कि भाई एकदम जब 10:16 होगा, मतलब ना 10 मतलब 10 और 16 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स होगा, उस मोमेंट पे क्या होगा, तो उस मोमेंट पे देखना होता है कि एकदम जस्ट उसी मोमेंट पे कितना इसमें चार्ज एंटर किया है। तो जो भी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एंटर करेगा उसको इस स्मॉल अमाउंट के टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। समझ में आया, मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो करंट मिलेगा उसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस, ठीक है, और एक पूरा जो इंटरवल मिलेगा उसको बोलेंगे एवरेज। तो करंट यहाँ पे दो टाइप का होता है बच्चों, एक होता है एवरेज करंट जिसको हम लिखते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट जिसको हम लिखते हैं dQ/dt, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए चार्ज अगर अपने पास, अब यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि चार्ज हम लोगों को दिया हुआ है AT² + BT + C, तो अब देखिए यहाँ पर चार्ज किसका फंक्शन है, तो चार्ज यहाँ पर जो भी है वो तो टाइम का फंक्शन है, चार्ज यहाँ पर टाइम का फंक्शन है ना, तो अगर यहाँ पर चार्ज टाइम का फंक्शन है, ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है। तो हम क्या करें, अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। आप पूरे इक्वेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको इंस्टेंटेनियस मिल गया, ठीक है। अगर इन केस मान लीजिए आपको करंट दिया हुआ है कि AT + B, आपको चार्ज चाहिए, तो आप क्या करें, इसको dQ/dt लिख दीजिए, ठीक है, और इधर इसको लेकर चले जाइए इधर इस साइड में और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आफ्टर इंटीग्रेशन आपको क्या मिल जाएगा, करंट चार्ज मिल जाएगा। समझ में आया ना, तो इंस्टेंटेनियस का ऐसे यूज़ करना है और आपको ऐसे क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि आपको कब इंस्टेंटेनियस और कब एवरेज यूज़ करना है, ठीक है। क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर तो आपको और क्लियर हो जाएगा बच्चों यहाँ से, ठीक है। अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं कि डायरेक्शन करंट का क्या होगा, है ना। तो देखिए मैं आपको बताऊं एक चीज़ यहाँ पर कि सबसे पहले जो है ना, मतलब यहाँ जो देखा गया था वो ये चीज़ देखा गया था कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने खुद से ले रहा हूँ कि ऑब्जर्व किया गया था कि अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट से राइट जा रहा है, ठीक है, तो बाद में जब करंट का खोज हुआ तो ये देखा गया कि करंट इससे कहाँ जा रहा, जस्ट अपोजिट में जा रहा, ठीक है, राइट से लेफ्ट। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लेफ्ट से राइट, तो ये गया राइट से लेफ्ट, मतलब ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था। मतलब इस ऑब्जर्वेशन मिला हम लोगों को कि इलेक्ट्रॉन और करंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट में जा रहा है, ठीक। फिर ये ऑब्जर्व किया गया, है ना, देखिए फिर यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया गया
और इस चीज़ को बोला गया कि इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में, इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट में करंट है, दैट मीन्स कि प्रोटॉन के डायरेक्शन में करंट है, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो प्रोटॉन तो ऑलवेज कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा, है ना, समझिए इस चीज़ को, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन होगा वो ये होगा कि प्रोटॉन के मतलब पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन होगा एंड नेगेटिव चार्ज के अपोजिट में करंट का डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या बोलेंगे कि करंट का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब हम यहाँ पर चार्ज कैरियर्स की बात करते हैं कि चार्ज कैरियर्स मतलब क्या होते हैं, कौन कौन से मटेरियल्स में। तो देखिए मैं आपको चार्ज कैरियर्स की अगर बताऊँ तो अगर गैस होगा, है ना, या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, हाँ एक मिनट रुकिए, इलेक्ट्रोलाइट्स, तो मतलब यहाँ पर सॉल्यूशन या गैस की बात हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स या गैस, तो इसमें आयंस तो होते हैं, तो आयंस होंगे, तो इसमें पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस दोनों मूव कर सकते हैं, है ना। ध्यान रखिएगा कि गैस में और इलेक्ट्रोलाइट्स में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों मूव कर सकते हैं, जबकि हम कंडक्टर की बात करते हैं, सॉलिड कंडक्टर की बात करते हैं, तो कंडक्टर में क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, बट इसमें प्रोटॉन मूव नहीं कर सकता है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर सकता है। पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं मूव कर सकता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इसके चारों तरफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, ठीक है, बट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करेगा, किसमें, कंडक्टर में, सॉलिड कंडक्टर में। बट गैस और इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस मूव कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सेमीकंडक्टर में होल्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो है ना होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों मूव करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का मतलब मटेरियल्स जैसे जैसे होगा वैसे उसके अकॉर्डिंग चार्ज कैरियर्स भी होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म मैंने लिखा है कि इलेक्ट्रिक करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट होता है बच्चों वो एरिया से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब एरिया पे डिपेंड करता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए आप अपने घर में, जस्ट सपोज कीजिए कि आपके घर में यहाँ पे एक पतले में काफ़ी थिन वायर में 1 एम्पीयर करंट आया, ठीक है, और आपने क्या किया, आपने जो इलेक्ट्रिक का पोल होता है ना वहाँ से आपने एक छोटा सा पतला सा वायर ले लिया, तो वहाँ से सपोज करें कि आपको जस्ट सपोज करें, है ना, कितना आता है उसका मतलब नहीं, अपने को 1 एम्पीयर आया। आप अपने घर में इतना मोटा सा एक वायर लगा देंगे, तो क्या इसमें 5 एम्पीयर हो जाएगा, नहीं, 5 एम्पीयर नहीं होगा। जितना करंट का सप्लाई यहाँ से मिला है ना, जितना करंट का सप्लाई यहाँ से मिला है उतना ही करंट इसमें एंटर करेगा, मतलब इसमें करंट जो एंटर करेगा वो 1 एम्पीयर एंटर करेगा, है ना। बाद में तुम अगर और मोटा लगा देते हो वायर, तो इसका मतलब ये नहीं कि करंट बढ़ जाएगा, फिर भी करंट सेम रहेगा, ठीक है। समझ में आया ना जो बोल रहा हूँ, मतलब जितना करंट का सप्लाई दिया गया ना उतना ही करंट मिलेगा उससे ज़्यादा करंट आपको नहीं मिल सकता है, ठीक है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक करंट इंडिपेंडेंट ऑफ क्या होगा, एरिया होगा, मतलब एरिया पर डिपेंड करेगा ही नहीं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 20 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन of 20 centimeter square for 20 milliseconds. Find out the number of free electrons crossing through that area. देखिए यहाँ पर एक 20 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है एक एरिया से जिसका एरिया हमें दिया हुआ है, मतलब एक क्रॉस सेक्शन से जिसका एरिया दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितने टाइम के लिए, 20 मिली सेकेंड, ये एम का मतलब मिली हो गया। फाइंड आउट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया। अब हम जानते हैं कि करंट यहाँ पर जो एरिया पर ना डिपेंड करता नहीं है, करंट एरिया पर डिपेंड करता नहीं है, तो अपने को करंट से कोई मतलब ही नहीं है। और अगर हमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, दैट इज़ कि हमें n चाहिए, तो हमें q इक्वल टू एन ही यूज़ करना पड़ेगा, और हमें n चाहिए तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, चार्ज चाहिए और ये इलेक्ट्रॉन का वैल्यू चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू तो मालूम होता है, सिर्फ चार्ज निकाल के और रख देना होता है। तो हम लोग करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, चार्ज निकाल लीजिए। तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ओके, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और Q की जगह पे एन ई रख देंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ से n निकालेंगे, तो n निकालने के लिए हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें इधर, ठीक है। तो जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए क्या आएगा अपने पास, I इंटू टी इज इक्वल टू
एन ई, तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा, आई इंटू टी बाई ई। करंट मालूम है, रख दीजिए। तो करंट मालूम है आपको, तो जैसे आप यहाँ पर करंट रखेंगे, एक मिनट रुकिए मैं इसको पूरा सॉल्व कर देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पर करंट का वैल्यू रखेंगे, एक सेकेंड, हाँ, एन, तो करंट हो गया 20, टाइम हो गया 20 मिली सेकेंड्स, ठीक, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये हो गया 400 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 10 टू द पावर 19 ऊपर में आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 1.6 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 20 मतलब ये 21 और इससे कैंसिल होगा, तो 18 बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पर ये 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 19, 10 टू द पावर 21 हो जाता, उसमें से सब्ट्रैक्ट होता, तो 10 टू द पावर 18 बचता, ठीक है। तो देखिए क्या बचेगा अब रिमेनिंग यहाँ पर कि 4 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर 18, अब 4 को अगर हम 1.6 से डिवाइड करते हैं तो ये मिलता है 2.5, तो हम लोग को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या मिलेगा, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 18, तो ये हम लोगों को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बच्चों मालूम हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, और अब प्लीज़ अगर आपको समझ में आए तो ज़रूर वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल का लिंक भी जरूर शेयर कीजिए। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पर, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1.6 सेंटीमीटर। आपसे बोला गया, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है बच्चों, है ना, इसमें आपको कुछ एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जरूर सीखेंगे। देखिए, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1.6 सेंटीमीटर विद अ कांस्टेंट स्पीड 3.14 इंटू 10 टू द पावर 17 मीटर पर सेकेंड, फाइंड आउट द करंट फ्लोइंग इन द सर्कल। आपसे बोला गया यहाँ पर देखिए कि एक सर्कल है ना, एक मिनट रुकिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। आपसे बोला गया कि एक सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक पे एक इलेक्ट्रॉन है ना, इस ट्रैक पे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ये नहीं बोला गया है कि क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, आप अपनी चॉइस से कोई सा भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले लिया कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, और जस्ट अभी हम लोगों ने डायरेक्शन देखा था कि इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में करंट फ्लो होता है, तो अगर इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं करेगा, तो आपको 1 रिवॉल्यूशन में देखना होगा, ठीक। इसका रेडियस हमें दिया हुआ है, इसका हमें जो रेडियस है वो दिया हुआ है, रेडियस का वैल्यू कितना है, 1.6 सेंटीमीटर है, ठीक है, 1.6 सेंटीमीटर। तो अगर हमें करंट चाहिए तो करंट के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखते हैं, देखिए करंट के लिए फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग यहाँ पर चार्ज अपॉन टाइम, यही लिखते हैं ना, तो चार्ज अपॉन टाइम हो गया। तो अब 1 रिवॉल्यूशन में क्या होता है, देखिए 1 रिवॉल्यूशन में टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो हम एक चीज़ और जानते हैं कि 1 बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, ये भी जानते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये तो 1 बाई टाइम पीरियड हो गया ना, तो 1 बाई टाइम पीरियड तो हम क्या लिखेंगे, चार्ज इंटू फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला मिल गया, देखिए कि अगर कभी ऐसा बोल दे क्वेश्चन में कि कोई चार्ज है जो कि रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, जिसका फ्रीक्वेंसी 10 टू द पावर 10 हर्ट्ज है, तो आप क्या करेंगे, सीधे उस चार्ज को इस फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मालूम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना, करंट आपको यहाँ से मालूम हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पर टाइम पीरियड देखिए, अब यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया तो है नहीं, हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। तो अगर हमें स्पीड दिया हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना चाहिए। तो टाइम पीरियड निकालिए, तो 2πr, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड देखेंगे आप, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 रिवॉल्यूशन में, तो 1 रिवॉल्यूशन में हो जाएगा 2πr, तो 2πr, ठीक है, डिवाइडेड बाई स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करते आपको क्या मिल जाएगा, टाइम, ठीक है। और अगर इस आप 1 रिवॉल्यूशन में देखेंगे तो यही टाइम लगा ना, तो अगर उसी टाइम को लेकर आप यहाँ रख देते हैं, फॉर्मूला है ना चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड की जगह पे रख दीजिए 2πr/v को। तो टाइम पीरियड की जगह पे जैसे आप रखेंगे 2πr/v, तो मान लीजिए यहाँ पे क्यू, मैं यहाँ अभी क्यू रखता हूँ, ये क्यू है, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा, एक सेकेंड, क्यू लेके सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये v ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, है ना, न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, QV/2πr,
ये समझ में आया हम लोग को टाइम की जगह पे ये क्यों पुट किए, क्योंकि 1 रिवोल्यूशन कुछ मेंशन नहीं करेगा तो 1 रिवोल्यूशन में आप जरूर निकालिए। तो चार्ज का वैल्यू रखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। स्पीड रखिए 3.14 इंटू 10 टू द पावर 17 अपॉन 2 पाई है तो 2 रखिए। पाई का वैल्यू 3.14 रख दीजिए क्योंकि उससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 1.6 रेडियस दिया हुआ है बट सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो मीटर में जैसे आप कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1.6 वाला पार्ट इससे कैंसिल होगा। ठीक है, 3.14 वाला इससे कैंसिल होगा। ठीक, ये 10 टू द पावर माइनस 2 कैंसिल होगा तो ये क्या मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 17। ठीक है, तो 10 टू द पावर माइनस 17, एक सेकेंड, और ये 10 टू द पावर 17 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग को क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ पर ये सब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ पर सिर्फ 1 मिलेगा और इधर में 2 बचा हुआ है तो 1/2 दैट इज़ करंट कितना हो जाएगा 0.5 एम्पियर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को ये सीखने को मिला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व करेगा और फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा तो हम डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, और अगर टाइम पीरियड दिया रहेगा तो हम Q/T करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें ये चीज़ सीखने को मिला। और यहाँ पर सीखने को मिला था कि हम कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं करंट के थ्रू। ठीक है, जब करंट पास करेगा तो उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया होगा वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत स्पेशल है, यहाँ पर भी आपको एक चीज़ सीखने को मिलेगा। अ कंडक्टिंग वायर हैविंग material density 20 gram per centimeter cube and atomic mass number 200, calculate the number of free electrons per unit volume, each atom of conductor gives 1 electron। मतलब जो हर एक एटम है वो सिर्फ कितना दे रहा है, तो ओनली 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। समझ में आया? इसका मटेरियल डेंसिटी दिया हुआ है हम लोगों को और एटॉमिक मास नंबर भी दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना अपने को। ठीक है, अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा ना तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से करंट भी निकाल सकते हैं टाइम दिया रहेगा तो। ठीक, तो इसमें सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही निकालना है। देखिए 200 ग्राम है ना, मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर मास नंबर कितना 200 है ना, तो 200 ग्राम में कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, कितना नंबर ऑफ एटम्स होता है, एवोगाड्रोस नंबर है ना, एवोगाड्रोस। तो 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, यूनिटरी मेथड लगा दीजिए, इतना हो जाएगा। ठीक है, पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि m ग्राम है ना, यहाँ पे आपको ये मानना पड़ेगा कि m ग्राम है पूरा मटेरियल का मास, तो क्या हो जाएगा Na/200 इंटू m। तो इससे आपको मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स। पहले आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे तभी तो आप बता पाएंगे ना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है। तो आप टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स मालूम हो गया आपको। ठीक है, और एक एटम कितना दे रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकल गया। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए एक चीज़ और लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर, नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे कि 1 एटम गिव्स 1 इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पर एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जितना एटम है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग पूछा जो गया है उस पर देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो आप वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। तो वॉल्यूम से डिवाइड करते ही है ना, जैसे इसको भी वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो मास बाई वॉल्यूम हो गया, और मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो आप यहाँ पर डेंसिटी रख दीजिए। ठीक है, और एवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू रखिए, डेंसिटी कितना दिया हुआ देख लीजिए 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप उसको रखिए यहाँ पर 20 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे मैंने उसको CGS से SI में चेंज क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को जो ये ग्राम है ना 200 ग्राम, इसको भी हम लोगों ने SI में कन्वर्ट नहीं किया, CGS में ही है। तो ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आएगा ये भी CGS में ही आएगा, मतलब यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपॉन, मतलब ये ऐसे लिख देते हैं, रुकिए, पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये भी CGS में ही है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी मतलब SI में कन्वर्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है,
अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो गया और सपोज करें कि आपको बोला गया होता कि ठीक है आप बताओ फिर 2 सेकेंड में कितना करंट पास किया होगा, तो आप सिंपल क्या करते, यहाँ पर Q इक्वल टू एन ही लगाते, आपको एन यहाँ मालूम हो गया है, ठीक है, समझ में आया ना। सिर्फ आपको वॉल्यूम दिया रहता तो यहाँ पे वॉल्यूम दिया रहता तो आप एन निकाल लेते और यहाँ रख देते और टाइम से डिवाइड करते तो आपको क्या मिल जाता, करंट मिल जाता। तो इस क्वेश्चन में भी हम लोगों को सीखने को मिला कि हम कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है बच्चों। जैसे अभी तक हम लोग जो क्वेश्चंस देख रहे थे ना, उसमें क्या देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है या इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी वजह से कितना करंट होगा। यहाँ पे मैं देखिए दो चार्ज की वजह से, जैसे अभी कुछ देर पहले बताया था ना कि गैस के अंदर या इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस मूव कर सकता है, तो जो भी चार्ज मूव कर सकता है उसकी वजह से करंट होता है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसी चीज़ को देखना है हम लोगों को। 10 to the power 6 positrons are flowing normally through an area in forward direction and same amount of electrons are flowing in backward direction in the interval 10 milliseconds, ठीक है। 10 to the power 6 electrons are flowing normally through an area in forward direction, ठीक है, and same amount of electrons are flowing in the backward direction, ओके। यहाँ पे डायग्राम से समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए इधर की तरफ पॉजिट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसे, चलिए इसको मैं E+ से दिखा देता हूँ। इधर पॉजिट्रॉन्स गए एंड उसी के अपोजिट में इलेक्ट्रॉन्स आए, बट जो नंबर्स है ना वो सेम है, ठीक है, सेम अमाउंट बोला है। टाइम कितना दिया है पूरा इंटरवल का, तो टाइम दिया है बच्चों 10 मिलीसेकंड, तो 10 मिलीसेकंड्स तक ये चार्जेस का फ्लो स्टार्ट मतलब चल रहा है। तो फाइंड द करंट थ्रू द एरिया, ठीक। तो हम लोग क्या करें, यहाँ पर देखिए कि सेम अमाउंट बोला है, दैट मीन्स कि 10 to the power 6 पॉजिट्रॉन्स है तो 10 to the power 6 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे टोटल करंट के लिए, ध्यान रखिएगा कि टोटल करंट के लिए आपको दोनों चार्ज की वजह से देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चार्ज मोशन में है, ठीक है। और हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट पॉजिटिव के डायरेक्शन में होता है और नेगेटिव चार्ज की वजह से जो करंट होता है वो भी पॉजिटिव के डायरेक्शन में ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको I1 और इसको I2, तो दोनों करंट को आपको ऐड करके ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसा लिखिए कि Ne प्लस Ne माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है 10 to the power 6, उसको कॉमन कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19, ठीक है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाइए बच्चों, इसको मैं ज़रा यहाँ लिख देता हूँ, वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए इसको इधर लिख देते हैं। तो ये 10 to the power 6 हो गया n का वैल्यू। और पॉजिट्रॉन जो होता है ना, पॉजिट्रॉन होता क्या है पहले एक बार ये भी बता देता हूँ ना। पॉजिट्रॉन जो होता है ना, पॉजिट्रॉन ये होता है क्या है कि एक ऐसा पार्टिकल है ना, एक ऐसा पार्टिकल है जिसके पास चार्ज प्रोटॉन का है बट मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का। देखो लास्ट में ट्रॉन्स लिखा है ना, इसका तो मास इलेक्ट्रॉन्स का है और चार्ज प्रोटॉन का है, ठीक है। तो इसलिए चार्ज यहाँ पर हम प्रोटॉन के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, ठीक है। और वैसे भी चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का क्या होता है, सेम होता है। और ये 10 मिलीसेकंड्स है। तो अब इन दोनों को ऐड कर दें क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, ठीक है। तो मिलेगा अपने को 10 to the power 6 इंटू 2 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power माइनस 19 इंटू 10 to the power 3, 10 to the power 3, ठीक है, ओके। क्योंकि ये जो 10 to the power माइनस 3 था ना, इसको ऊपर भेजेंगे तो 10 to the power 3 हो जाएगा। एक जीरो इससे कैंसिल कर दें हम लोग, और इसका जो है ना अब क्या रिमेनिंग रहेगा वो भी देख लें, और इससे भी कैंसिल होगा कुछ। तो देखिए ये हो जाएगा 10 to the power 5 इंटू 3.2 इंटू 10 to the power 10 to the power माइनस 16, क्योंकि 3 कैंसिल हो गया था ना, 3 पावर इसका कैंसिल हो गया था इससे, तो 10 to the power माइनस 16। तो अब यहाँ से आएगा हम लोग के पास 3.2 इंटू 10 to the power माइनस 11 एम्पियर। तो ये हम लोगों को यहाँ से करंट मालूम हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे आई होप, ठीक है, समझ में आ गए होंगे। और ये क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा आपको कि जब दोनों चार्ज मूव करेगा तो अपने को कैसे निकालना है, ठीक है। दोनों की वजह से करंट को अपने को
ऐड करना होता है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए आप, सॉरी क्वेश्चन नहीं, ग्राफ देखिए बच्चों, है ना। तो ग्राफ में क्या बोला गया आपसे कि आपको ग्राफ करंट और टाइम का देखना है। तो जब करंट और टाइम का ग्राफ होगा ना, ठीक है, तो एक रैंडम ग्राफ ले रहा हूँ मैं, रैंडमली शेप का ग्राफ ले रहा हूँ। तो इसमें जब आप एरिया निकालेंगे, जब एरिया मतलब ग्राफ का एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो एरिया अंडर कर्व आपको क्या मिलेगा, चार्ज देगा, क्योंकि एरिया अंडर कर्व निकालेंगे तो जो भी आप यहाँ पर निकालेंगे क्वांटिटी ना, वो आपको देखिए क्या मिलेगा, आई इंटू टी के फॉर्म में तो आएगा ही आएगा। और अगर आई इंटू टी के फॉर्म में आएगा तो आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू टी। तो अगर आई इंटू टी के फॉर्म में आएगा दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, चार्ज मिलेगा, ठीक है ना, चार्ज मिलेगा। समझ में आया। और इसमें स्लोप निकाल के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। इसमें अगर आप स्लोप निकालेंगे ना, तो स्लोप निकालने से आपको क्या मिलेगा, डी आई बाई डी टी। और डी आई बाई डी टी ऐसा कोई क्वांटिटी होता ही नहीं है, तो कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, ठीक है। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आप यहाँ पर ये काम भी करते हैं, इंटीग्रेशन भी कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करके निकालते हैं, तो देखिए आई डी टी है ना, क्योंकि आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है ना, तो आई डी टी इंटीग्रेशन, तो आपको एरिया अंडर आई टी ग्राफ वही मिलेगा, आपको चार्ज मिलेगा, ठीक है। अब देखिए चार्ज और टाइम का ग्राफ। तो चार्ज और टाइम में यहाँ पर जब आप एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ कीजिए और यहाँ पे आप स्लोप लीजिए, पॉइंट पी का स्लोप लीजिए। तो स्लोप लेंगे तो स्लोप आपको क्या लिखते हैं हम लोग, स्लोप इज इक्वल टू लिखते हैं टैन थीटा, है ना। और जैसे कि y और x ग्राफ में अगर आप स्लोप देखेंगे तो उसमें क्या लिखते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स लिखते हैं ना, मतलब वर्टिकल वाला एक्सिस अपॉन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो यहाँ पर वर्टिकल एक्सिस क्या है, क्यू, और हॉरिजॉन्टल क्या है, टाइम। तो क्या लिखेंगे आप, स्लोप डी क्यू बाई डी टी। तो इस पॉइंट का स्लोप क्या मिला, डी क्यू बाई डी टी। और डी क्यू बाई डी टी मिलने से क्या मिल जाएगा, करंट, क्योंकि डी क्यू बाई डी टी क्या होता है, करंट होता है ना। करंट इज इक्वल टू, आप यही तो लिखते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो आपको यहाँ जब स्लोप निकालेंगे आप क्यू टी ग्राफ से, तो आपको मिलेगा यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इंस्टेंटेनियस, गिव्स इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर वेरिएबल पे करंट I इज इक्वल टू 2 + 4 इंटू टी एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 2 सेकेंड्स। देखिए यहाँ पर बच्चों जो करंट है ना, I इज इक्वल टू 2 + 4 इंटू टी एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है, ठीक है। मतलब एक इंटरवल दिया हुआ है कि 2 सेकेंड का, ठीक, मतलब 0 से 2 सेकेंड। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। अमाउंट ऑफ चार्ज पूछ रहा है, ठीक। तो अमाउंट ऑफ चार्ज जब पूछेगा और हमें करंट दिया हुआ है तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। और चार्ज पूछ रहा है तो आप आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू कर दीजिए। तो आई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू और इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इनिशियली चार्ज मान लीजिए 0 है, तो 0 से क्यू, और इनिशियल टाइम 0 मान लीजिए, तो क्यों पूरा टाइम जो इंटरवल 2 सेकेंड का है ना, तो 0 से 2। तो आफ्टर इंटीग्रेशन देखिए, ये जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको आप थोड़ा अलग अलग करके कर दीजिए, स्प्लिट करके। तो ये 2 डी टी और इसका इंटीग्रेशन 0 से 2, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ 4 कांस्टेंट है ना, तो आप 4 टी डी टी इंटीग्रेशन 0 से 2। ये टाइम का जो लिमिट है ना, 0 से 2 ले रहा हूँ मैं। क्यों ले रहा हूँ 0 से 2, सोचिए, क्योंकि बोला है फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 2 सेकेंड्स, दैट मीन्स कि सिर्फ 2 सेकेंड के लिए फ्लो हो रहा है। तो कुछ मेंशन नहीं करेगा ना, तो आप ये मानेंगे कि 0 से स्टार्ट हुआ और 2 सेकेंड तक फ्लो हुआ, 0 से स्टार्ट हुआ और 2 सेकेंड तक फ्लो हुआ। तो इसलिए आपको यहाँ पर ऐसा लिखना पड़ेगा। अब यहाँ 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ टी आएगा, है ना, ओनली टी आएगा ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिए। यहाँ पर 2 इंटू टी आएगा और लिमिट रखेंगे 0 से 2, ठीक है, 0 से 2 रखेंगे आप, ओके। तो मैं पूरा लिमिट रख के दिखा देता हूँ। तो 2 इंटू 2 माइनस 0 लिमिट रखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस 4 इंटू, अब ये 2 कॉमन कर दीजिए, तो सिर्फ टी स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 2 4 और ये 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 8, तो क्या मिलेगा आपको 12 कूलम, क्योंकि ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, तो 8 + 4 12 कूलम। तो यहाँ से जो हमें आंसर मिलेगा
ठीक है, जो चार्ज मिलेगा मतलब कि 2 सेकेंड में इस करंट की वजह से 2 सेकेंड के अंदर कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, तो 12 कूलम का चार्ज फ्लो हुआ होगा बच्चों, है ना। 12 कूलम का चार्ज यहाँ पर फ्लो हो गया होगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, चलिए अब आपको मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर दे रहा हूँ। आपसे पूछा जाएगा इफ Q इज इक्वल टू ट्वाइस T प्लस 5T is flowing through a cross section, then find current at t is equal to 2 सेकेंड। तो करंट बताना है, बट बोला एट का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, है ना, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालने का मतलब ऐड हो गया। तो आप क्या करेंगे, आपको चार्ज तो दिया हुआ है और करंट चाहिए, और चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर। कुछ देर पहले मैंने बताया भी था कि जब भी ऐसा हो कि चार्ज टाइम पर डिपेंड करे तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। तो आप यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको dq/dt कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 तो कांस्टेंट है और टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू टी टू द पावर 2 माइनस 1, और यहाँ पे 5 इंटू टी टू द पावर 1 है ना, तो 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हम लोगों को, 2 इंटू 2 टी प्लस 5 दैट इज 4 टी प्लस 5। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, मतलब यहाँ पर करंट पूछा है तो जहाँ भी t दिख रहा है ना वहाँ पे 2 पुट कर दो। तो 4 इंटू 2 प्लस 5, तो कितना हो गया, 4 इंटू 2 8 प्लस 5 13, तो 13 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, ठीक है। मतलब उस मोमेंट पे जब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ होगा, है ना, उस मोमेंट पे तो 13 एम्पियर का करंट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज वेरिएबल है ना, चार्ज एकदम टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हर एक मोमेंट पे क्या होगा, करंट चेंज होते रहेगा। अब t इज इक्वल टू अगर 1 सेकेंड पूछता है ना तो क्या मिलता है, आप यहाँ पे 1 पुट करते तो 4 प्लस 5 9 हो जाता, तो 1 सेकेंड पे 9 एम्पियर है। 0 पे कितना हो, मान लो अगर t इज इक्वल टू 0 पुट करते तो क्या मिलता, 5 एम्पियर। तो t इज इक्वल टू 0 पर 5 एम्पियर, t इज इक्वल टू 1 पर 9 एम्पियर, t इज इक्वल टू 2 पर 13 एम्पियर। तो करंट यहाँ पे देखिए एवरी सेकेंड चेंज हो रहा है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है ना कि ये डिपेंड कर रहा है टाइम पर, वो भी टी स्क्वायर पे, ठीक है। तो करंट भी किसका फंक्शन हो गया, टाइम का फंक्शन हो गया, तो इसलिए चार्ज चेंज होते रहेगा, करंट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वेरी कर रहा है। तो आई होप आपको बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग कि जिस कंडक्टर से करंट फ्लो होता है, या जिस भी वायर से, जो हम घर में वायरिंग करते हैं ना, वायर लगाते हैं, तो उस वायर से जो भी करंट फ्लो होता है, ठीक है, उस वायर में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि वायर जो भी हम लेके आते हैं घर में ना, वो क्या होता है, कंडक्टर होता है, कवर्ड होता है बट अंदर में कंडक्टर होता है। तो वो कंडक्टर के अंदर क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर क्या होता है जब हम बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तब, और जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब क्या उसका बिहेवियर होता है, इस चीज़ को हमें देखना है ना, कि कंडक्टर विदाउट बैटरी एंड जब कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तब क्या बिहेवियर होता है, ठीक है। तभी जाकर हम करंट को प्रॉपरली समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत आपको हिंट मैंने स्टार्टिंग में दे दिया था यहाँ पर, है ना, कि जब हम कनेक्ट करेंगे तब, नहीं कनेक्ट करेंगे तब क्या होगा, ठीक है, रैंडम मोशन और सब कुछ समझा दिया था। बट अब उसी चीज़ को थोड़ा हम डिटेल में यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। देखिए, कंडक्टर विदाउट बैटरी इन द एब्सेंस ऑफ इनेट, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इनेट, क्योंकि इनेट कहने का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई कंडक्टर होता है ना, तो कंडक्टर के अंदर देखिए, कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं। देखिए यहाँ पर रैंडमली मूव करते हैं, कोई फिक्स पाथ नहीं होता है किधर जाना है, रैंडम मूव कर रहा है, इधर उधर कहीं पर भी, है ना, मूव कर रहे हैं, तो रैंडम मूवमेंट है ना। तो वही चीज़ लिखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई सोर्स तो होना चाहिए ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का समझाया था ना कि हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, तो यहाँ पर कोई ऐसा सोर्स तो है नहीं हाई पोटेंशियल का लो पोटेंशियल का। तो जब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है, तो उस केस में आप जैसे इमेजिन कीजिए ना कि आप दुकान से एक वायर खरीद के लेकर आ रहे हो, वो वाला केस है ये। अभी उस वायर को लेकर के आपने कहीं पे प्लग इन नहीं किया, कहीं पे जोड़ा नहीं है करंट से, तो जस्ट अब मार्केट से खरीद के लेके आ रहे हैं रास्ते में, तो उस वक्त पे इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐसे ऐसे रैंडमली घूम रहे हो। सोचिए कैसा फील होगा अगर आपको फील हो, आपके हाथ में, आपने हाथ पकड़ा हुआ है और आपको ऐसा लग रहा है अंदर में कोई घूम रहा है ठीक है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मूव करते रहते हैं। तो उसमें वही लिखा है मैंने, इन द एब्सेंस ऑफ इनेट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में
ये जो रैंडम मोशन है, उस रैंडम मोशन की वजह से क्या होगा कि ये माना गया कि किसी भी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे, उतना ही राइट से लेफ्ट भी आ रहे होंगे। इसीलिए यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी जो मिलेगा ना, वो ज़ीरो हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी मतलब नेट करंट यहाँ पर ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, अगर जिगजैग मोशन है, रैंडम मोशन है, तो क्या होगा, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट गए उतने राइट से लेफ्ट भी आ गए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वेलोसिटी एक दूसरे क्या किया, कैंसिल कर दिए। तो अगर एवरेज वेलोसिटी कुछ मिला ही नहीं, तो फिर क्या अपने को मिलेगा, करंट कुछ नहीं मिलेगा। अब बात ये है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव क्यों करते हैं, तो वो मूव करते हैं ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल, है ना। तो इसीलिए देखिए क्या होता है कि वो थर्मल स्पीड से मूव करते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड कंडक्टर मूव्स रैंडमली विद थर्मल स्पीड, है ना, ये ऑर्डर दिया हुआ ऑफ ऑर्डर 10⁵, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रिक फील्ड कनेक्ट नहीं कर उसमें अप्लाई करते हैं, जब बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, तब तक वो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करता है, जिगजैग 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 पूरा मूव करता है तेज़, है ना, मतलब पूरा एकदम तेज़ मूव करता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है ना, ठीक है, वो इतना हाई होता है, सोचिए कितना हाई, मतलब लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸, है ना, 8 होता है ना। अब उससे कम है थोड़ा सा, बट है बहुत हाई, नॉर्मल स्पीड से तो बहुत हाई है ना। ठीक है, क्या आप इतने स्पीड से मूव कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो बहुत हाई है। तो क्या करते हैं ना, मूव करते हुए सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, मतलब सारे वेलोसिटीज़ को कैंसिल। तो आपको नेट करंट क्या मिल जाएगा, ज़ीरो। नेट करंट क्या मिलेगा, ज़ीरो। समझ में आया आपको? ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो जीरो, मतलब एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है, एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है ना। यहाँ पर रुकिए, वेक्टर साइन लगा दिया जाए, एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है, इसलिए नेट करंट जीरो मिलता है। ठीक है, बट एवरेज स्पीड जीरो नहीं बोलेंगे, है ना, क्योंकि वेलोसिटी में तो क्या होता है, डायरेक्शन कैंसिल होता है बच्चों, बट एवरेज स्पीड में तो डायरेक्शन होता नहीं है, तो स्पीड में आप नहीं बोल सकते हैं कि कैंसिल होगा, है ना। समझ में आया ना आपको? बट वेलोसिटी तो जीरो हो गया एवरेज, तो इसलिए करंट जीरो मिल जाता है। मतलब कोई डायरेक्शन ही नहीं है ना। करंट के लिए क्या चाहिए अपने को, करंट के लिए चाहिए कि सभी इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूव करें, चाहे इधर जाए चाहे इधर आए, बट सभी तभी तो जाके मिलेगा। ठीक है, तो बिना बैटरी के ये इसका कंडीशन होता है कि कोई करंट नहीं हो सकता है। मतलब बिना बैटरी का मतलब जरूरी नहीं है बैटरी, सोर्स कोई भी सोर्स, जब तक आप सोर्स अप्लाई नहीं करेंगे करंट होगा ही नहीं। अगर ऐसा होता तो हम गवर्नमेंट से हम क्यों लेते इलेक्ट्रिसिटी, क्यों लेते हम मार्केट से बाहर से वायर खरीद के लेके आते और एकदम आराम से वायरिंग कर देते, कहीं पर कोई कनेक्शन नहीं देता, अपने आप ही करंट फ्लो होते रहता। बट हमें गवर्नमेंट से लेना पड़ता है ना इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई, पोल पे वायर लगाना पड़ता है ना, ताकि वायर लगाएंगे तो वहाँ से करंट का सप्लाई होगा और हमारे घर में करंट आएगा, है ना। नहीं तो क्या होता, मार्केट से हम वायर खरीद के लेके आते हैं, अपने घर में पूरा हर तरफ वायरिंग कर देते हैं और कहीं पे गवर्नमेंट से वायर लेने की जरूरत, करंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही सप्लाई होते रहता। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जब तक हम सोर्स देंगे नहीं, नेट करंट ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ज़ीरो है। अब जब हम कंडक्टर में बैटरी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, है ना। अब जब कंडक्टर के अंदर बैटरी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो बैटरी अप्लाई करने पे क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में था ना, इधर उधर भाग रहे थे, ठीक है, अब उन सभी के ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे ये मान लीजिए कंडक्टर हो गया, ठीक है, मैंने तो डायग्राम यहाँ बना रखा है, बट एक दूसरा डायग्राम आपको और यहाँ दिखा रहा हूँ। आपने यहाँ पर लगा दिया बैटरी, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, क्योंकि हाई से लो की तरफ होता है। तो मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन जा इधर रहा था, बट फोर्स कहाँ लग गया, इधर की तरफ, तो इधर भागेगा ना। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, बट फोर्स कहाँ लगा, इधर लगा, तो इधर भागेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगता है। एक इलेक्ट्रॉन इधर है तो उस पर कहाँ लगेगा फोर्स, इधर लगेगा। समझ में आया ना। तो देखिए, तो आप सभी इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहे हैं ना, वो सब के सब एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, सबके सब एक ही डायरेक्शन में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर में मैंने दिखाया था, क्योंकि अंदर में स्पेस थोड़ा सा कंडक्टर में कम था, बट मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है। ठीक है, तो अब जैसे बैटरी आपने कनेक्ट किया, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बना, नेगेटिव टर्मिनल बना, दैट मीन्स कि हाई पोटेंशियल हो गया एंड, और ये लो पोटेंशियल एंड हो गया। तो हाई पोटेंशियल एंड से लो पोटेंशियल एंड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा, जिसकी वजह से अपोजिट में यहाँ पर फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लगने की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स, अब यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना होगा कंडक्टर में बच्चों, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सब के सब एकदम एक ही साथ स्टार्ट करें मूव करना, शां ऐसे एकदम स्टार्ट करें मूव करना,
और सब एक साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। आप देखते नहीं, जैसे आप स्विच ऑन करेंगे एकदम तुरंत लाइट आता है, मतलब क्या होता है, तुरंत भागता है एकदम करंट, ठीक है। तो करंट का फ्लो स्टार्ट, अब यहाँ से करंट ऐसे निकल के, है ना, मतलब सॉरी करंट इधर नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन इधर जाना शुरू कर देगा और करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इधर गया इलेक्ट्रॉन और इधर गया करंट, तो करंट ऐसे आएगा, ठीक है, यहाँ पर, और करंट यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है और नेगेटिव की तरफ से होते हुए वापस आ जाता है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज पर पॉजिटिव फोर्स लगता है। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इनसाइड कंडक्टर, कितना फोर्स लगेगा, तो F इजिकल टू, अब वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो इलेक्ट्रॉन का साइन लगाना पड़ेगा, तो F इजिकल टू माइनस ई इंटू ई वैक्टर। तो आप यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालिए, तो जैसे आप एक्सेलरेशन वेक्टर निकालेंगे इसका, तो क्या मिलेगा, माइनस ई मतलब इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अपॉन मास, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि सारे तो इलेक्ट्रॉन्स पहले जिगजैग मोशन कर रहे थे, है ना, अब सबके सब एक ही डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर सबके सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका कुछ अपना स्पीड भी तो होगा ना, और इतना आसानी से एकदम मूव तो करेंगे नहीं। तो इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है यहाँ पर कि ऐसे इलेक्ट्रॉन एकदम बहुत सारे हैं, लाइन से इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन 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 ऐसे हैं। तो सब एक दूसरे को ऐसे पुश कर रहे हैं, धक्का मार रहे हैं, ऐसे ना लाइन में, क्यू में, हम टिकट काउंटर पर खड़े हैं लाइन में, तो कैसे खिसकते हैं, धीरे 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 खिसकते जाते हैं ना। तो जो हम धीरे धीरे खिसकते हैं ना, जो मूव करते हैं, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और ये इलेक्ट्रॉन एकदम सबको धक्का मारते हुए आगे पहुँच गया, ऐसा नहीं है, सबको चीरते हुए आगे पहुँच गया, ऐसा नहीं होता है बच्चों, साउथ की मूवीज़ नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ये इसको हल्का धक्का मारता है, फिर ये इसको 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 मारता है, फिर धीरे 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 खिसकते हुए आगे पहुँचते हैं। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे धीरे धीरे खिसकते हुए आगे जाते हैं, ठीक। तो अब जो खिसकते हैं तो स्पीड तो अब इतना होगा नहीं जितना यहाँ लिखा था हम लोगों ने। यहाँ पर तो ऑर्डर क्या था, 10⁵, तो ये तो एकदम जिगजैग मोशन कर रहे थे, 10⁵ था, बट यहाँ तो खिसकना शुरू हो गए, ठीक है ना। आप जैसे मान लो एकदम ग्राउंड में दौड़ रहे हो तेज़ी से, बट आप लाइन में खड़े जाओगे तो क्या उतना ही तेज़ी से दौड़ोगे, नहीं दौड़ोगे ना, धीरे धीरे चलोगे, खिसकोगे। तो जो खिसकने का स्पीड है ना, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड। आगे पढ़ेंगे हम लोग ड्रिफ्ट स्पीड। बट ये ड्रिफ्ट स्पीड होता कितना है और ड्रिफ्ट हुआ क्यों ड्रिफ्ट हुआ। तो ड्रिफ्ट हुआ बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन मिला, तो इस एक्सेलरेशन की वजह से कुछ ड्रिफ्ट किया, समझ में आया ना, कुछ ड्रिफ्ट किया। अब ड्रिफ्ट कितना होगा, है ना, क्या उसका फॉर्मूला होगा, इस चीज़ को हम लोग को देखना है, ठीक है, समझ में आया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम यहाँ डिफाइन करते हैं, देखिए क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड, इसको वीडी से नोट करते हैं। द एवरेज वेलोसिटी बाय विच इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टिंग, मतलब खिसकना, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट में जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रॉन इधर है, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और ड्रिफ्ट का ऑर्डर देखिए, है ना, 10⁻⁴, और थर्मल का ऑर्डर देखिए 10⁵, कितना एकदम जस्ट, मतलब बहुत ही कम हो गया ना, ये तो बहुत हाई था, और देखो जस्ट उसके अपोजिट बहुत कम हो गया। तो इसको खिसकना है ना, धीरे धीरे मूव करना है, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब ड्रिफ्ट का पूरा कैलकुलेशन करूं मैं, उसके पहले मैं आपको एक पॉइंट पूछ रहा हूं कि इस कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज क्या है, मुझे बताइए। मेरा आंसर सुनने से पहले आप जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके बताइए, फिर आंसर सुनिएगा मेरा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइए इसमें नेट चार्ज क्या है। बच्चों इसमें नेट चार्ज है 0, इस कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज है ना वो 0 है, क्योंकि हम तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, उसको तो हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया, क्योंकि वो तो मूव करेगा नहीं, मूव नहीं करेगा तो रेस्ट पड़ेगा, तो ठीक है, तो वो मूव नहीं करेगा तो रेस्ट पड़ेगा, तो क्या हुआ, चार्ज तो है ना। तो हम जानते हैं किसी भी न्यूट्रल कंडक्टर में क्या होता है, जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने प्रोटॉन्स होते हैं। तो इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स, मान लो सपोज करो 3 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसमें 3 प्रोटॉन भी है जो आपको दिखा नहीं रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इसमें नेट चार्ज क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। सिर्फ क्या वो प्रोटॉन मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तो हम इलेक्ट्रॉन को ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं, उसको मतलब एक प्रॉपर डायरेक्शन दे दे रहे हैं, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, प्रोटॉन नहीं दिख रहा है। बट फिर भी नेट चार्ज क्या है, 0। हमने कहीं बाहर से लाके इलेक्ट्रॉन नहीं दिया इसमें, ठीक है, नेट चार्ज 0 है। और अगर ये नेट चार्ज 0 है तो इस कंडक्टर की वजह से आउटसाइड कंडक्टर, आउटसाइड वायर फील्ड क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि गॉस के अकॉर्डिंग इनक्लोज चार्ज क्या मिलेगा इसमें,
जीरो, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो जब यहाँ चार्ज जीरो मिलेगा तो आउटसाइड में फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। बट क्या इनसाइड में जीरो होगा, नहीं होगा। इनसाइड में चार्जेज की वजह से जीरो होगा, बट इस बैटरी की वजह से फील्ड तो है ना बच्चों, इस बैटरी की वजह से फील्ड तो है। तो इसमें इस कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड जीरो नहीं होगा, ठीक है, बट नेट फील्ड जीरो नहीं होगा, लेकिन चार्ज की वजह से क्या होगा, अंदर में भी जीरो है, बट बाहर में तो किसी की वजह से भी नहीं है, ना बैटरी की वजह से है ना चार्ज की वजह से है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है मैंने, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर आउटसाइड द वायर इज जीरो। आउटसाइड वायर करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जीरो होता है, बट इनसाइड इज नॉन जीरो। इनसाइड में जीरो नहीं हो सकता है। इनसाइड में चार्ज की वजह से जीरो होगा, बट बैटरी का तो है इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर करंट कैरिंग वायर है तब। मैं करंट कैरिंग वायर की बात कर रहा हूँ। अगर करंट कैरिंग वायर नहीं है तो इनसाइड आउटसाइड दोनों जगह पर जीरो होगा। समझ में आया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ये डिराइव करेंगे रिलेशन बिटवीन वी डी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग पूरा डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्सेलरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर डेरिवेशन करना है वी डी का, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो उसमें एक्सेलरेशन पार्ट आएगा, जो कि हम लोग देख चुके हैं बच्चों, है ना। ए इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई, मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मास, ठीक है। अब कैसे डिराइव करेंगे, देखिए काइनेमेटिक्स में आप एक फॉर्मूला जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, इनिशियल वेलोसिटी। अब ये इनिशियल जो वेलोसिटी है ये बिफोर अप्लाइंग बैटरी, मतलब बिफोर कनेक्टिंग टू बैटरी, मतलब जो कंडक्टर है ना उसको बैटरी से कनेक्ट करने से पहले का जो वेलोसिटी है वो u हो गया, एंड आफ्टर का हो गया v। तो जो ये v है ना, इसको हम आफ्टर कनेक्टिंग बैटरी बोल रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा। और बिफोर कनेक्टिंग बैटरी जो वेलोसिटी था एवरेज, वो क्या था, जीरो था। ये आपको मैंने समझाया था यहाँ पर, है ना, अभी कुछ देर पहले। तो जीरो वेलोसिटी था, और ए हो गया एक्सेलरेशन, जो हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, ठीक है। और ये टी क्या होता है, अब ये टी इंपॉर्टेंट है समझना। देखिए यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ना, तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वहाँ पे कॉलिजन्स भी होंगे, क्योंकि किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर हो गया अपने पास, तो इन कंडक्टर्स के अंदर यहाँ पर सिर्फ ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन हम आराम से इजीली मूव कर सकता है, और भी इसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उससे कॉलिजन करेगा, ठीक है। तो जो एवरेज टाइम होगा कॉलिजन करने में, क्योंकि और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एटम्स होंगे, कंडक्टर खुद का सरफेस है, तो इन सब से कॉलिजन करते हुए जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो एवरेज टाइम यहाँ पर जो लगेगा ना, जो कंज्यूम करेगा कॉलिजन में, उसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। और वही यहाँ पर यूज़ होता है। तो हम लोग इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे डिराइव करने के लिए, है ना। यहाँ पर लिखेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू यू एवरेज, मतलब एवरेज वेलोसिटी बिफोर कनेक्टिंग बैटरी प्लस एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है। तो ये यू एवरेज क्या है, बिफोर कनेक्टिंग बैटरी ज़ीरो है, तो आप यहाँ पर ज़ीरो पुट करेंगे इक्वेशन में, फिर एक्सेलरेशन रखेंगे, ठीक है, और ये टाइम रखेंगे। तो देखिए आपको एवरेज वेलोसिटी, और ये एवरेज वेलोसिटी क्या है, यही तो ड्रिफ्ट है ना, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो आपको यहाँ से एवरेज वेलोसिटी मालूम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू टाउ अपॉन एम, और ये माइनस साइन, नेगेटिव साइन जस्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा, हाइट पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, और इलेक्ट्रॉन जस्ट इसके उल्टा मूव करता है, अपोजिट मूव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है नेगेटिव चार्ज होने की वजह से। तो यहाँ पर आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इफ टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, है ना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो जो टाउ है वो भी कांस्टेंट होगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। नेगेटिव साइन तो ओनली रिप्रेजेंट करता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अब ये टाइम पर डिपेंड कैसे कर रहा है, टाउ, सॉरी टेम्परेचर पर डिपेंड कैसे कर रहा है टाउ, ये तो समझना पड़ेगा अपने को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से सपोज करें कि ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ आके कॉलिजन कर रहा है, ठीक है। अब कॉलिजन के एकदम आके धीरे धीरे एकदम स्लोली आके कॉलिजन किया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब टेम्परेचर मान लीजिए
यहाँ पर सपोज कीजिए आप 20 डिग्री सेल्सियस था, तब स्लोली आया। अब आपने क्या बोला कि ठीक है अब मैं टेम्परेचर को बढ़ा के और 100 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा। तो जैसे आपने 100 किया तो टेम्परेचर बढ़ाते ही क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि थर्मल फिजिक्स में ये पढ़ना होता है केटीजी के अंदर कि जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब टेम्परेचर पे डिपेंड करे काइनेटिक एनर्जी, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा। तो स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, पहले एकदम स्लोली आया था, एकदम आराम आराम से पहले आया था जब 20 डिग्री सेल्सियस पे था। अब टेम्परेचर बढ़ा दिया थोड़ा सा फास्ट आया। जब फास्ट आएगा तो क्या हुआ, पहले के रिस्पेक्ट में अब टाइम कम लगेगा। पहले मान लीजिए टाइम इसको टाउ 1 लगा था, बाद में टाउ 2, तो जो बाद का टाइम होगा ना वो कम हो जाएगा, क्योंकि मतलब जितना जल्दी हम मतलब पहुँचेंगे कोलिजन करने के लिए उतना हम कम टाइम लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब टेम्परेचर के साथ यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ाने पे टाउ क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ बोला गया कि अगर आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं, मतलब यहाँ पे अगर टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे तो टाउ में कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब टाइम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अगर ये कांस्टेंट हो जाएगा और ये E/m कांस्टेंट ही हो गया, तो सिर्फ क्या चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज तो ड्रिफ्ट चेंज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड से ड्रिफ्ट क्यों चेंज होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जितना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, उतना ज़्यादा इस पर फोर्स लगेगा, तो उतना तेज़ी से मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बट अपोजिट में मूव करेगा। समझ में आया। अब देखिए, अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, है ना, तो मतलब मूवमेंट हो रहा है, दैट मीन्स की मोबिलिटी हो रही है ना। मोबिलिटी का मतलब समझ में आ रहा है ना आप लोग, मोबिलिटी का मतलब ये डेफिनेशन पे नहीं जाइए आप, सिंपल। जैसे आपके पास फ़ोन है, आपका जो स्मार्टफोन है ना, स्मार्टफोन को हम लोग मोबाइल फ़ोन भी बोलते हैं। मोबाइल फ़ोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम सिंपल फ़ोन भी बोल सकते थे, पर मोबाइल फ़ोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम उसको कहीं लेके जा सकते हैं। ऐसा कोई भी चीज़ जिसको हम कहीं कैरी कर सकते हैं उसको मोबाइल बोलते हैं। ठीक है, जैसे आजकल मोबाइल ATM भी चलता है कहीं कहीं पे। मोबाइल ATM का मतलब क्या होता है कि एक वैन के अंदर ATM सेटअप कर दिया जाता है। उस वैन को ले जाकर कहीं खड़ा कर दिया जाएगा, जिसको यूज़ करना होगा आएगा, अपना ATM यूज़ करके में कार्ड लगा के पैसा निकाल के चला जाएगा। तो ये क्या हो गया, मोबाइल ATM हो गया। और कहीं एक शटर के अंदर ATM लगा रहता है, मोबाइल नहीं हुआ, वो फिक्स ATM हो गया, है ना। तो ऐसे कोई भी चार्ज कैरियर्स जो मूव करते हैं, जो मतलब चार्ज कैरियर्स मतलब वही मूवमेंट हो गया। ठीक है, जो चार्ज जो मूव कर सकता है उसको हम बोलते हैं मोबाइल चार्ज कैरियर्स, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। ठीक है, जैसे कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर। ठीक है, गैस में, इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स। तो कोई भी जो चार्ज पार्टिकल हो, कितना ज़्यादा उसका मोबिलिटी है, ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बात किया कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इसका स्पीड हो रहा है ना। तो मोबिलिटी देखना पड़ेगा। इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट टू अप्लाइड फील्ड, ड्रिफ्ट अपॉन अप्लाइड फील्ड, इसको बोलते हैं हम लोग मोबिलिटी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे ना, उतना ज़्यादा ये होगा। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा, तो उतना ज़्यादा उसका मोबिलिटी हुआ। समझ में आया। सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। ओके, अब यहाँ पे अगर टेम्परेचर को हम कांस्टेंट करते हैं तो मोबिलिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि आप टेम्परेचर कांस्टेंट करेंगे, देखिए VD अपॉन E लिखेंगे, इसका मतलब होगा कि E टाउ अपॉन M, बिकॉज अभी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, क्या था, E इंटू कैपिटल E बाई M इंटू टाउ। तो VD अपॉन E करेंगे आप, तो ये क्या रिमेनिंग रहेगा, E टाउ बाई M। और अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे तो टाउ कांस्टेंट रहेगा। अगर टाउ कांस्टेंट होते पूरा कांस्टेंट हो गया, तो अगर ये पूरा ही कांस्टेंट हो गया तो ये भी पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इसको चेंज करेंगे, जितने से बढ़ाएंगे उतना से ये भी बढ़ जाएगा, तो रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब जो मोबिलिटी है वो डायरेक्ट टेम्परेचर पे ही डिपेंड करेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी चेंज होगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ाएंगे तो मोबिलिटी चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अब यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन मूव करने लगा बच्चों, मोबिलिटी भी हो गई, उसको मूवमेंट देख लिया हम लोगों ने। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो करंट भी होगा। तो अब वो करंट कितना होगा, ठीक है, और वो ड्रिफ्ट स्पीड पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड करेगा, ये चीज़ हम लोग अब यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें कि एक कंडक्टर एज्यूम कर लें, उसको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, इसका कुछ सर्टेन लेंथ ले लेंगे L। ठीक है, ये हाई पोटेंशियल एंड, ये लो पोटेंशियल एंड।
तो इसमें क्या होगा कि जब एक इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता है, ये बार बार बहुत बार रिपीट कर दिया हम लोगों ने, और इधर में इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। तो आप देखिए यहाँ पर कि इसमें मतलब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ मैं, बट इसमें इलेक्ट्रॉन तो बहुत सारे होंगे। इसका सरफेस, इसका जो है ना क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लीजिए, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पे दिखाया, बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो एक नहीं होगा ना, बहुत सारा होगा, ठीक है। तो देखिए, लेट n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एग्जिस्ट इन कंडक्टर, मतलब इस कंडक्टर में n नंबर ऑफ वॉल्यूम, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मतलब इसका जितना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाएंगे ना आप, उतना ज़्यादा आपको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते जाएगा, ठीक है। बट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यहाँ पर आपको n ले लेना है, कंसिडर करना है जस्ट, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो स्मॉल n क्या हुआ, n अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे n हो गया ओनली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ओनली नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब आपको चार्ज देखना है ना, अगर आपको चार्ज देखना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहली चीज़ तो आप सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या लिखेंगे, n इंटू वॉल्यूम। बट इस पूरे कंडक्टर का वॉल्यूम होगा कितना, तो इसका लेंथ l है, एरिया कितना है a, तो वॉल्यूम कितना हुआ, वॉल्यूम हो गया एरिया इंटू लेंथ, तो ये हो गया ओनली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मालूम हो गया, सॉरी बच्चों थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है इसलिए बार बार इसी प्रॉब्लम हो रही है ना, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखिए आपको समझ में आ जाएगा, है ना, थोड़ा दिक्कत है थ्रोट में। तो Q इज इक्वल टू NE, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने आपको पढ़ाया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग ये जो n है ना, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और E हो गया चार्ज, जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है पूरे यूनिवर्स में, है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे जब चार्ज निकालेंगे तो इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो उसको उठा के रख दीजिए यहाँ पर। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए मैंने किया है कि Q इज इक्वल टू N इंटू, ठीक है, स्मॉल n है ना, तो स्मॉल n, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल में रखो यहाँ पर, क्योंकि सिर्फ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है वो, तो n इंटू l इंटू a इंटू e, ठीक है। तो ये टोटल चार्ज मिल जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम Q बाई V, इसको मैंने अलग तरीके से यहाँ पे किया है, इज इक्वल टू NE। मतलब यहाँ पे अगर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें इस वाले टर्म को, ठीक है, इसको, तो आपको ये स्मॉल n में कन्वर्ट हो जाएगा ना ये, तो वही चीज़ मैंने लिखा है यहाँ पर। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NE इंटू V। अब स्मॉल n को, और यहाँ जो वॉल्यूम है ये V ध्यान रखना वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम को यहाँ पर क्या रखें, एरिया इंटू लेंथ, जो कि फाइनली ये वाला मिल गया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा होगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर एरिया निकालने के लिए, वॉल्यूम निकालने के लिए तो चाहते तो आप छोटा सा सेगमेंट भी ले सकते थे DL, तो यहाँ पर DL इंटू A भी लिख सकते थे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मैंने पूरा कंडक्टर ले लिया है ना, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम क्या करें कि अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें इसको, ठीक है, तो ये I मिल जाएगा ना। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, N इंटू A इंटू E इंटू L बाई टी, ठीक है, इंटू L बाई टी। अब ये जो L बाई टी हो गया, यही तो ड्रिफ्ट है ना, धीरे धीरे खिसकते, तो ड्रिफ्ट तो एवरेज था ना, तो मैंने पूरा ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हुआ, L बाई टी, और इसी को हम लोग ड्रिफ्ट बोल दे रहे हैं। तो यहाँ से करंट और ड्रिफ्ट में ये रिलेशन आ जाएगा, है ना, करंट और ड्रिफ्ट के अंदर ये रिलेशन आ जाएगा। I इज इक्वल टू NEA VD, वेयर N इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, N हो गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और A हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब जब करंट पास करेगा तो एक सर्टेन एरिया से पास कर रहा है, तो करंट अगर एक सर्टेन एरिया से पास करेगा, है ना, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि करंट पर यूनिट एरिया कितना है, ठीक है। तो एक टर्म यहाँ पर डिफाइन होता है करंट डेंसिटी। करंट तो स्केलर क्वांटिटी है, बट करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, देखिए, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इन द कंडक्टर, है ना, करंट डेंसिटी
at a point in the conductor is defined as the vector having magnitude current per unit area, having vector magnitude current per unit area तो यहाँ पर आपको मतलब सिंपल सा है कि जो J है ना, करंट पर यूनिट एरिया को हम बोल देते हैं यहाँ पर करंट डेंसिटी। ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया से कितना करंट पास कर रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए उस एरिया से, तो आपको करंट डेंसिटी मिल जाएगा। ठीक, अगर करंट और एरिया दोनों सेम डायरेक्शन में है तब तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए आई बाई ए। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ एंगल पे है, करंट इधर जा रहा था और ये क्रॉस सेक्शन कुछ एरिया इधर है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर कि आप यहाँ पे इसका कंपोनेंट ब्रेक करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे एरिया का 2 कंपोनेंट तो मिलेगा, है ना। आप भी इस चीज़ को समझ जाएंगे, यहाँ पे 2 कंपोनेंट मिलेगा। एक कंपोनेंट होगा करंट के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर और एक कंपोनेंट होगा यहाँ पर करंट के डायरेक्शन से पैरेलल में। ठीक है, तो आप एक चीज़ मुझे बताइए, आपको मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ कि एक ऐसा है ना, एक ऐसा एरिया है जिसका एरिया ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है, और करंट ऐसे पास कर रहा है, तो आप कैसे बोलेंगे कि ये करंट जो आई है वो इससे पास कर रहा है? इससे कैसे, कहाँ पास कर रहा है? करंट तो इधर जा रहा है, एरिया इधर है, तो इससे तो पास ही नहीं किया ना, तो एरिया अपने काम का है क्या? कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि जब करंट इससे पास ही नहीं हुआ तो आप इसको कैसे मान सकते? नहीं मान सकते ना। तो वही वाला चीज़ हो गया कि यहाँ पर देखो, एरिया तो हमेशा क्या होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर, जो भी करंट कैरिंग लूप है, सॉरी जो भी लूप है उस लूप के प्लेन से परपेंडिकुलर, तो इधर हो गया एरिया, और इस एरिया का कंपोनेंट ब्रेक करेंगे आप, तो एक डी ए कॉस थीटा, एक डी ए साइन थीटा, बट जो साइन थीटा वाला है वो तो करंट के डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है ना, करंट तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये एरिया अपने काम का है ही नहीं, सिर्फ कौन सा एरिया काम का है? ये वाला काम का है। तो यहाँ पे करंट डेंसिटी फिर हम क्या लिखेंगे? J इज इक्वल टू इस स्मॉल सेगमेंट से स्मॉल एरिया, इस स्मॉल सेगमेंट से स्मॉल करंट पास करेगा, तो हम लिख देंगे डी आई अपॉन डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ से आपको डी आई क्या मिलेगा? J डी ए कॉस थीटा। अब वेक्टर में हम एक चीज़ जानते हैं, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो यहाँ से ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, ये कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा? जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो कॉस हट जाएगा ना जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको ऑलवेज क्या मिलता है? स्केलर। तो यहाँ से भी बच्चों देखिए ये प्रूव हो रहा है कि करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ से भी प्रूव हो गया। बट ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। देखिए आया ना वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये इसका डायरेक्शन डिफाइन हो रहा है ना, करंट पर यूनिट एरिया, क्योंकि यहाँ पे करंट स्केलर है बट एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर दोनों में से कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होगा तो जे को तो वेक्टर बनना ही पड़ेगा। ठीक है ना, इसका डायरेक्शन भी तो हो रहा है ना, समझ में आया ना। और जे का डायरेक्शन क्या होगा? ऑलवेज जे का डायरेक्शन वही होगा जो करंट का डायरेक्शन होगा, क्योंकि करंट के डायरेक्शन में ही जे है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्शन की बात करते हैं हम लोग, है ना। एक कंडक्टर ड्रॉ कर देता हूँ, फिर आपको दिखा देता हूँ। अब बैटरी कनेक्ट नहीं करना, मान लो आप बैटरी कनेक्टेड है यहाँ पर, पॉजिटिव नेगेटिव। देखिए करंट हाई से लो जाएगा, करंट इधर की तरफ होगा, एंड जिधर करंट होता है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एंड उधर में ही जाता है पॉजिटिव चार्ज, ये भी जानते हैं हम लोग। ठीक है, और जिधर में पॉजिटिव चार्ज है, जिधर में करंट है, जिधर में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसी डायरेक्शन में करंट डेंसिटी भी होता है, सेम डायरेक्शन। बट जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, दैट इज जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, जो नेगेटिव चार्ज का मूवमेंट होता है, वो इन सब से उल्टा होता है। मतलब ड्रिफ्ट का डायरेक्शन अपोजिट होता है इन सब से। ठीक है, तो जो डायरेक्शन ऑफ जे वेक्टर होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में होगा, या करंट का डायरेक्शन, या पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन, बट इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट में होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आपको। ठीक, अब यहाँ पर रिलेशन देखेंगे हम लोग कि जे और वी डी में क्या रिलेशन आएगा, मतलब करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन आएगा। तो करंट का फॉर्मूला हम लोगों ने कुछ देर पहले डिराइव किया था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, है ना। तो अगर इसमें से हम इस एरिया को यहाँ से हटा के इस पर डिवाइड कर दे, ले जाके इसके डेनोमिनेटर में भेज दें, तो क्या आ जाएगा? करंट पर यूनिट एरिया।
और करंट पर यूनिट एरिया ही क्या है, जे है, यही तो जे है ना करंट डेंसिटी। तो आपको करंट डेंसिटी देखिए यहाँ से मालूम हो गया ना क्या है, एन ई वी डी, एन ई वी डी। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ से हम लोग वी डी हम लोग को मालूम है, वी डी कितना होता है, तो वी डी हम लोग डिराइव किए थे कुछ देर पहले, इसका मैग्नीट्यूड था ई इंटू ई बाई एम इंटू टाउ। ठीक है, तो इसको उठाइए इस वी डी को और यहाँ रख दीजिए, तो ई टाउ बाई एम इंटू ई। तो देखिए यहाँ से ये ई और ये ई क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, तो एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो पूरा टर्म है ना एन ई स्क्वायर टाउ बाई एम, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा, दैट इज कंडक्टिविटी, सिग्मा दैट इज कंडक्टिविटी। और ये भी ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है ना जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई आया, यहाँ पे तो आपको मिला ना कि जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, इस इक्वेशन से देखिए जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई हुआ, मतलब करंट डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई। तो ये भी ओम्स लॉ का ही फॉर्म है ना, ये भी ओम्स लॉ का फॉर्म है। जब नेक्स्ट वीडियो में ओम्स लॉ पढ़ाऊंगा आपको तब दिखाऊंगा कि कैसे हम ओम्स का जो लॉ होता है ना V इक्वल टू आई आर, वो कैसे यहाँ से डिराइव होता है। ओम्स ने एक्चुअल में यही चीज़ तो एक्सपेरिमेंट में किए थे और वही डिराइव किए थे। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, सिग्मा इंटू ई वैक्टर, जे वैक्टर इज इक्वल टू, और इसको बोलते हैं हम लोग कंडक्टिविटी। ठीक है, ठीक। अब देखिए कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर पे। मटेरियल का नेचर क्या है, और नेचर कहने का मतलब क्या, एन, नेचर मतलब यहाँ पे एन हो गया, और ये टेम्परेचर मतलब टाउ हो गया। भाई टेम्परेचर चेंज होगा तो टाउ चेंज होगा ना, जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम डिक्रीज़ होगा, तो अगर टाइम डिक्रीज़ होगा, ठीक है, बट इस केस में ध्यान रखिएगा कि एन को कांस्टेंट रखें हम लोग, एन यहाँ पे कांस्टेंट है तभी हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाउ डिक्रीज़ होगा, तो फिर सिग्मा भी डिक्रीज़ होने लगेगा। बाकी इसके बारे में कैसे टेम्परेचर और ज़्यादा डिपेंड करेगा क्या होगा, ये डिटेल में बात करेंगे जब हम ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे तब। ठीक, अभी हम लोग इस पे जो भी फॉर्मूला देखे हैं उस पे कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें, अ मेटालिक वायर हैविंग लेंथ 1 किलोमीटर एंड द अमाउंट ऑफ 60 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू इट, फाइंड आउट द टोटल मोमेंटम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेंथ दिया 1 किलोमीटर, दैट इज कि 1000 मीटर हो जाएगा। करंट कितना फ्लो हो रहा है, 60 एम्पियर का, है ना, और मोमेंटम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम वायर का कितना हो जाएगा। अभी जस्ट कुछ देर पहले जो मैं समझा रहा था उसमें दिखाया था ना कि वॉल्यूम तो हम लोग क्या ले लेंगे, ए इंटू एल ले लेंगे, है ना, ए इंटू एल, तो वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो निकाला था मैंने, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से आपको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाएगा। अब अगर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू यहाँ पे वेलोसिटी तो क्या है, ड्रिफ्ट है ना इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी रख दीजिए। ठीक है, अब ड्रिफ्ट रख दिए तो आपको ड्रिफ्ट का फॉर्मूला भी मालूम है। ठीक है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन का इतना होगा तो टोटल कितना हो जाएगा, एन इंटू ए इंटू एल, और ड्रिफ्ट का फॉर्मूला मालूम है, तो आप ड्रिफ्ट का फॉर्मूला कितना होता है वो भी यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, तो I इज इक्वल टू एन ए ई वी डी। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, तो ऐसे कन्वर्ट करना, देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है, तो हमें इसी फॉर्म में लेंथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, लेंथ, करंट और चार्ज, इन तीन के फॉर्म में लेके आना है। तो ड्रिफ्ट वाला ये वाला फॉर्मूला यूज़ मत करना है यहाँ पर, ए इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, क्योंकि ना आपको ये मालूम है ना ये मालूम है, तो यहाँ से यूज़ करो। तो यहाँ से ड्रिफ्ट क्या निकालोगे, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, ड्रिफ्ट हो जाएगा आई अपॉन एन ए ई, इसको यहाँ डाल दीजिए, तो उससे क्या होगा, एन कैंसिल, एरिया से एरिया कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, एल, मास, करंट, ई। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जानते ही हम लोग, तो एम आई एल अपॉन ई, एम रख दीजिए 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31, करंट 60, लेंथ 1 किलोमीटर था, दैट इज की 1000 मीटर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो ये पावर कैंसिल, तो 10 टू द पावर -12, फिर ये 3 0 कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, 10 टू द पावर -9
ठीक है, इवन 9 भी क्या, एक 8 बचेगा क्योंकि एक और 0 जाएगा, तो 10⁻⁻8, और इधर से क्या रहेगा 6, और ये 9.1 अपॉन 1.6 ये वाला, तो जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 54.6 आएगा, क्योंकि 9 इंटू 6 कितना होता है 54, और ये 0.1 है तो 54.6, जब इसको 1.6 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली आएगा 34.125 इंटू 10⁻⁻8 kg मीटर पर सेकेंड। ये मोमेंटम हो गया। तो देखिए हम कैसे मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, ये पूरा आपको यहाँ पर डिराइव करके दिया है। तो किसी भी फॉर्मूले में बच्चों यही होता है ना, कोई भी क्वेश्चन में कि आपको ये देखना होता है कि आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, आपको दिया हुआ क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, और जो रिक्वायरमेंट है मतलब जो भी कैलकुलेट करना है एंड जो दिया हुआ है उनके बीच में एक रिलेशन निकालना होता है। जैसे मुझे यहाँ पर लेंथ दिया हुआ था, करंट दिया हुआ था, मास मालूम है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज मालूम है, तो मैंने उसमें एक रिलेशन कन्वर्ट करने की कोशिश किया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ये कोशिश करने लगते हैं, तो इसमें उनको फिर कन्फ्यूजन होता है कि हमें तो ये मालूम ही नहीं है, हम अब क्या करें। तो आप अगर सही रिलेशन निकालेंगे, सही फॉर्मूला पुट करेंगे तो आंसर जरूर आएगा किसी भी क्वेश्चन का, अगर क्वेश्चन में कुछ गलती नहीं है तो। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर 10 mm, यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, पर 10 mm मतलब पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, ऑफ एन ऑर्डिनरी कॉपर वायर इज 2 × 10⁻21, द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.25 mm पर सेकेंड। यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड दिया हुआ है हमें, फाइंड द करंट फ्लोइंग। हम लोग इस बार लेंथ पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो करंट का फॉर्मूला मालूम है, अब करंट और ड्रिफ्ट में तो यही रिलेशन है ना, तो करंट और ड्रिफ्ट के बीच में जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग यही फॉर्मूला होगा। और स्मॉल n को क्या लिखोगे आप, n/al, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा ना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया से एरिया कैंसिल, ये क्या हुआ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट लेंथ, और यही तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, 2 × 10⁻21 पर 10 mm। तो आपको ये भी दिया हुआ है और ये भी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो 2 × 10⁻21 बट पर 10 mm है, तो आप 10 मिलीमीटर रख दीजिए, ये मालूम हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ है यहाँ पर कि 0.25 mm मिलीमीटर, तो मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ हो गया। अब ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसका पावर इससे कैंसिल होगा, तो जैसे इसका पावर पूरा कैंसिल करेंगे यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहेगा, 10⁻² रिमेनिंग रहेगा, ठीक है ना, समझ में आया ना आप लोगों को। तो अब यहाँ से जब सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और यहाँ से एक 0 इसका कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा 10⁻1, ठीक है। एक मिनट रुकिए, मैं सॉल्व करता हूँ इसको। तो यहाँ पर रहेगा 2 × अब इसका एक पावर तो कैंसिल होगा, तो ओनली 10⁻1 रिमेनिंग रहेगा, तो 2 × 10⁻1 × 1.6 इंटू 0.25 को आप 1/4 कर दीजिए, ठीक है, और ये जो 10⁻1 है ना उसको 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए आपको क्या मिलेगा 1/4, तो ये 4 से कैंसिल, तो 4 × 2 8, तो करंट कितना आएगा 8 एम्पियर। तो यहाँ से हम लोग को करंट मालूम हो जाएगा 8 एम्पियर, ठीक है, समझ में आया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इस क्वेश्चन में ना आपको जस्ट रिलेशन बताना है ना, यहाँ पे आपको बस रिलेशन बताना है, ठीक है। इसमें मान लीजिए करंट का फ्लो हो रहा है, मान लीजिए करंट ऐसे जा रहा है, तो आपको बताना है कि मतलब कंपैरिजन करके कि वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है ना, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, यहाँ का अलग है, यहाँ का अलग है, कि कहाँ पर ड्रिफ्ट ज़्यादा होगा, कहाँ पर करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा, कहाँ पर एरिया ज़्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एरिया इसका ज़्यादा है, ठीक है, और हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट और एरिया में क्या रिलेशन होता है, तो I = NEA/VD होता है। अब करंट तो कांस्टेंट रहेगा ना, जो एक बार एंटर कर गया वही रहेगा, तो करंट कांस्टेंट है, N कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो ड्रिफ्ट के साथ एरिया का क्या रिलेशन आएगा, इन्वर्स में आएगा, तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसका ड्रिफ्ट कम होगा, तो एरिया ज़्यादा किसका A2 का, तो V वहाँ पर जो VD2 होगा क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए यहाँ का ड्रिफ्ट ज़्यादा होगा, यहाँ का कम होगा, ठीक है। अब जो ड्रिफ्ट है उसके साथ जो रिलेशन होता है J का, वो डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो J होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A होता है ना, तो इन्वर्स रिलेशन में होता है एरिया के साथ, तो जहाँ पे एरिया ज़्यादा वहाँ पर करंट डेंसिटी कम, तो करंट डेंसिटी ज़्यादा कहाँ होगा, जहाँ पे एरिया
कम होगा, तो यहाँ एरिया कम है तो इसका मतलब करंट डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसलिए J1 ज़्यादा होगा J2 से। इलेक्ट्रिक फील्ड में, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए क्या होगा, तो J जो होता है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो जहाँ पर भी ये ज़्यादा होगा, है ना, जहाँ पर भी J ज़्यादा होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक, तो ये मतलब रिलेशन हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मच टाइम विल बी टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू मूव अ डिस्टेंस L is equal to 1 kilometer in a copper wire of cross section A is equal to 1 mm square if it carries a current of 4.5 एम्पियर। यहाँ पर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, ठीक है ना, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, इसमें एक मिनट रुकिए, मीटर क्यूब में है। ठीक, तो हमें यहाँ पे टाइम निकालना है, तो हम लोग देखिए I इज इक्वल टू एन AeVd, ठीक है, और Vd को हम लोग क्या लिखेंगे, जो डिराइव कर रहे थे ना हम लोग, तो डिराइव जब कर रहे थे तो हम क्या लिखे थे, Vd को L/T। तो यहाँ से आपको टाइम चाहिए, तो T इज इक्वल टू NaEL/I कर दीजिए। N दिया हुआ 10⁻28, ठीक है, और एरिया दिया हुआ 1 mm स्क्वायर, मतलब मिलीमीटर स्क्वायर, दैट इज मिलीमीटर कितना होता है 10⁻³ बट उसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 10⁻6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख दीजिए, लेंथ कितना दिया हुआ है 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का मतलब हो गया 1000 मीटर डिवाइडेड बाई 4.5। अब देखिए यहाँ पर ये 10⁻, ये 3 0 इसका कैंसिल हो जाएगा ना, तो 10⁻³ रहेगा, तो 10⁻³ है ना, तो 10⁻28 और ये 10⁻³ और 10⁻19, 10⁻22 हो जाएगा 1.6/4.5। ये भी पावर कैंसिल होगा, तो अब यहाँ से क्या मिलेगा अपने को 1.6/4.5 इंटू 10⁻6, इसका एक 10 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 हो जाएगा अपॉन 4.5 इंटू 10⁻5। अब इसको हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो देखिए 16 डिवाइडेड बाई 4.5, ये बच्चों आता है 3.55 इंटू 10⁻5 सेकेंड्स। इतना टाइम इसको लगेगा ट्रैवल करने में 1 किलोमीटर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर अ वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर विद एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर कनेक्टेड टू 5 वोल्ट बैटरी है ये। फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर वेयर मोबिलिटी दिया हुआ है, ये म्यू का मतलब मोबिलिटी हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग को करंट पूछा गया है ना, और करंट निकालने के लिए देखिए हमें करंट निकालने के लिए क्या चाहिए, एन चाहिए, ए चाहिए, ई चाहिए और वी डी चाहिए। तो हमें एन दिया हुआ, एरिया भी दिया हुआ, इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी दिया हुआ, सिर्फ हमें वी डी नहीं मालूम है, तो हम वी डी कैसे निकालेंगे। तो जैसे एक मान लीजिए कंडक्टर हो गया, तो इस कंडक्टर में पूरा हम लोग को इसका लेंथ दिया हुआ है ना, लेंथ कितना है इसका 0.1 मीटर है, और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल दिया हुआ है 5 वोल्ट। तो अगर पोटेंशियल मालूम है तो हम फील्ड कैसे निकालेंगे, तो E इज इक्वल टू V/L कर देंगे, तो पोटेंशियल 5 और लेंथ 0.1, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मालूम हो जाएगा 50 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम हो गया तो मोबिलिटी इज इक्वल टू हम जानते हैं कि ड्रिफ्ट अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो ड्रिफ्ट इज इक्वल टू क्या होगा मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रख दीजिए, तो I इज इक्वल टू N दिया हुआ अपने को 8 इंटू 10⁻28 और एरिया दिया हुआ 1 mm स्क्वायर, तो 1 mm स्क्वायर का मतलब होगा 10⁻6। इलेक्ट्रॉन का आप चार्ज रख दीजिए। मोबिलिटी दिया हुआ हम लोगों को यहाँ पर 5 इंटू 10⁻6 वो रख दीजिए, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है 50। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पर रख दीजिए। तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 10⁻6 और ये -6, -12 और 19 -31, तो पावर कैंसिल होगा। तो 8 इंटू 1.6 इंटू
इंटू 50 इंटू 5 इंटू 10⁻³ रिमेनिंग रहेगा। ठीक है, इसका एक ज़ीरो इससे कैंसिल होगा, तो 8 इंटू 1.6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 5 8 हो जाएगा, और एक 5 रिमेनिंग रहेगा, और ये 10⁻²। तो अब यहाँ पर 8 इंटू 5 करेंगे तो 320 आएगा, 320 इंटू 10⁻² एम्पियर, दैट इज़ 3.2 एम्पियर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हम लोग करंट मिलेगा वो 3.2 एम्पियर मिलेगा बच्चों। ठीक है, ओके। सो अब नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको आज के वीडियो में कोई भी इस वीडियो में आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये लेक्चर, और आप ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।